गुड मॉर्निंग। मैं क्रिस्टल इंटरनेशनल से स्कूल से आपकी मंजुला मैम फिर से हिंदी की एक अच्छी सी कहानी लेकर आपके सामने हूँ। देखो, आपको पता है हिंदी की कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको एक हमेशा एक कहानी एक नया मैसेज छोड़ के जाती है आपके लिए, एक अच्छी बातें सिखाती है ना। सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं होती है, ये नहीं कि आपको मज़ा आया आपने सुन लिया, लेकिन इस हर कहानी के अंत में आपको क्या होता है, एक कहानी आपको एक नई सीख देती है। अगर ये सीख आप अपने लाइफ में अपनाओगे ना बेटा, तो बहुत आगे जाओगे। भले ही आज आपको ये सारी बातें लगती हो कि ये भाषणबाजी है, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हम अपने जीवन में अच्छी बातें अपनाते हैं और अच्छा काम करते हैं तो हमेशा आगे अच्छा ही होगा, है ना। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये सब मानने वाली बात है। और ऐसा आप करोगे तो आपको अपने लाइफ में अच्छा होगा, तो आप मुझे याद करोगे कि मैम हमेशा सही करती थी। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो थोड़ा तकलीफ़ होगा आपको, लेकिन बाद में आप बहुत खुश रहोगे। यही अगर आप झूठ का रास्ता अपनाओगे ना, तो आपको थोड़ा समय के लिए मज़ा आएगा, खुश रहोगे, लेकिन बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। पता है क्या होता है? सच बोलना एक बहुत बड़ी कला है बेटा। जब हम एक झूठ बोलते हैं ना, तो उस झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि मैम सही बोल रही है, या फिर खुद पता चल जाएगा आपको, है ना। क्या होता है कि सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप हिंदी का मैं जुम लेक्चर लेती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो वीडियो देखने लग जाते होंगे, या फिर अपना फ़ोटो रख कर भाग जाते होंगे। चलो ठीक है, आपने मुझे बुद्धू बना दिया, लेकिन जब फाइनली एग्ज़ाम आएगा, या फिर आपके पेरेंट्स मान लो अचानक से पूछ देंगे कि हाँ आज मैम ने हिंदी में क्या पढ़ाया था बेटा, तो आप एक झूठ को छिपाने के लिए बोलोगे नेटवर्क प्रॉब्लम था पापा, मेरा ध्यान नहीं था पापा, मैंने ऐसा वैसा। आपको 100 झूठ बोलने पड़ जाएंगे सिर्फ एक झूठ को छिपाने के लिए। यही अगर आप अच्छा से पढ़ाई कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आपका भला ही हो जाएगा, है ना। तो हमेशा लाइफ में झूठ बोलना हमेशा इग्नोर करना है आपको। ऐसा मानना है कि हमें हमेशा सच की राह पे चलना है, हमेशा सच काम करना है। अगर आप कुछ छिपाते हो तो आप ये हमेशा याद रखना कि आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि हम लोग छिपाते कब हैं? जब हम लोग गलत होते हैं या हम लोग गलत करते हैं। अगर हम सही काम कर रहे हैं, सच्चे हैं, तो हमें कभी कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो अगर आप छिपा रहे हो तो हमेशा माइंड में एक बात याद रखना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, है ना। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आज जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो, सच का सौदा। सौदा मतलब क्या होता है? जब आप किसी मार्केट जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो बोलते हैं ना मैंने अच्छा सौदा किया, मतलब कुछ देकर कुछ लेते हो, खरीदते हो, है ना। तो सच का कभी सौदा नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई कितना भी झूठ बोलवा ले और झूठ बोल लो, तो आप एक पल के लिए खुश होगे, लेकिन बाद में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिनका नाम है पंडित सर्वदयाल। वो ऐसे व्यक्ति थे कि हमेशा क्या करते थे? सच की राह पर चलते थे, है ना। आपको दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो झूठे हो, विश्वासघात करते हो, आपके मुंह पर कुछ और बोलोगे, पीछे कुछ और बोलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो सच का भाषण ही नहीं देते हैं, सच के रास्ते पे भी चलते हैं। और मैं प्राउडली बोलती हूँ कि मैं भी ऐसी हूँ कि मैं भी सच हमेशा बोलती हूँ और सच का साथ देती हूँ। अगर गलत मेरे साथ ही ना हो, सामने वाले के साथ भी हो, तो मुझे बुरा लगता है। अगर आप में भी ये फीलिंग होता है, अगर किसी के साथ गलत होता है, किसी को दुखी देखकर आपका मन दुखी होता है, तो मानो कि आप सही हो, है ना। मनुष्यता क्या है कि अगर सिर्फ आपको कष्ट हो रहा है तो आप कष्ट दुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले को कुछ कष्ट है तो आप उसके कष्ट को देखकर भी दुखी होते हो, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हो। ये हमारी मानवता है, ओके। तो इसमें ऐसे ही पंडित सर्वदयाल की कहानी है, जो हमेशा सच के रास्ते पे चलते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी क्या किया? सच का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं बेटा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमेशा सच बोलोगे, झूठ का सहारा नहीं लोगे, लाइफ में हमेशा सही काम करोगे और आगे बढ़ोगे, है ना। चलो, पंडित सर्वदयाल के पिता शंकर दत्त पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है,
टाई लगाता है, इसे नौकरी नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका धीरज टूट गया। अब मेरी बात सुनो। पर अब पंडित सर्वदयाल के पिता का नाम था शंकर दत्त। क्या नाम था? पंडित शंकर दत्त। और वो पुराने ज़माने के व्यक्ति थे, ठीक है, क्या पुराने ज़माने के आदमी थे। और बेटा आप ये जो कहानी पढ़ रहे हो ना, वो भी बहुत पुरानी कहानी है। मतलब आज़ादी के पहले का जो सीन था, जैसा हम लोगों का देश था, उस समय की बात बताई गई है, उस समय की ये कहानी है, ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिनेशन रखना कि ये कि जब आप कहानी पढ़ो तो उस समय कैसा रहा होगा। इंग्लिश बोलना कितना, अंग्रेज़ी बोलना कितना भारी बात होता होगा, शर्ट पैंट पहनना कितना भारी बात होता होगा, है ना। आप उस समय को ही इमेजिन करना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उनका बेटा अंग्रेजी बोलता, सब पंडित सर्वदयाल के पिता शंकर दत्त को ऐसा लगता था कि उनका बेटा तो अंग्रेजी बोलता है। उस ज़माने में अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। पतलून पहनता है, मतलब पैंट पहनता है, टाई लगाता है, तो इसे नौकरी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उस ज़माने में ये सारी बातें बहुत बड़ी हुआ करती थी। उस समय तो लोग इंडियन लोग जैसे कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते थे, जैसे कि कुर्ता धोती ये सब पहनते थे। उस समय में वो पंडित सर्वदयाल जब कोट पैंट टाई पहनते थे तो उनके पिता को लगता था कि मेरा बेटा तो बहुत स्मार्ट है, अगर इसे नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका धीरज क्या हुआ? टूट गया। बोलते ना कि आदमी हम बहुत पेशेंस रखे लेकिन लास्टली कभी होता है ऐसा कि हमारा पेशेंस या धीरज टूट जाए। तो पंडित सर्वदयाल के पिता शंकर दत्त के साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत इंतज़ार किया कि उनके बेटे को नौकरी मिलेगी, लेकिन अंत में उनका धीरज जो है वो टूट गया। धीरज टूट गया मतलब सपोज आप सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपकी मम्मी देखे जा रही है, सोच रही कि वो अब पढ़ाई करोगे, तुम अब पढ़ाई करोगे, लेकिन अभी इवनिंग हो जाए और आप शाम तक पढ़ने ही ना बैठो तो क्या होगा? आपकी मम्मी या फिर पेरेंट्स का धीरज टूट जाएगा। वो आपको डांटना शुरू कर देंगे, सुबह से मैं देख रही हूँ तुम अभी भी नहीं पढ़ने बैठे हो बेटा, क्या कर रहे हो? इसे बोलते हैं धीरज का टूटना, ठीक है। बेटे से बोले अब तू कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं? मिडिल क्लास लड़के रुपयों से घर भर देते हैं। उन्होंने लास्ट उनका जब धीरज टूट गया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अभी भी तू नौकरी करेगा कि नहीं? ये तो मिडिल क्लास लड़के हैं जो अपने घर को पैसे से भर रहे हैं। यह सुनकर सर्वदयाल को ऐसा लगा मानो किसी ने कलेजे में तीर सा मार दिया है। कलेजे में तीर लगने से आदमी घायल हो जाता है ना बेटा, तो ये कभी कभी होते हैं ना, किसी के शब्द भी इतने घाव कर जाते हैं जो तीर से कम ना हो। वो घाव क्या होते हैं? दिखते नहीं हैं, जख्म नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से आदमी बहुत क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। यही हुआ पंडित सर्वदयाल के साथ। जब उनके पिता ने कहा कि मिडिल क्लास लड़के अपने घर को पैसे से भर देते हैं और तुम्हारी नौकरी ही नहीं लग रही है, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उनके दिल में किसी ने क्या किया है? तीर मार दिया हो, ठीक है। दोपहर का समय था। सर्वदयाल अखबार में नौकरी वाला पेज देख रहे थे। अब देखो कौन सा समय था? दोपहर का समय था। सर्वदयाल क्या कर रहे थे? अखबार में नौकरी वाला पेज देख रहे थे। आपको पता होगा कि जो आपके न्यूज़पेपर आता होगा तो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं स्टेट के, अदर स्टेट के, कि अगर किसी को जॉब करना हो तो वो एप्लीकेशन भर सकता है। तो सर्वदयाल भी क्या कर रहे थे? अखबार में नौकरी वाला पेज देख रहे थे। एकाएक एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अम्बाला के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफ़ीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। उनको उसके लिए एक संपादक की आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो। वेतन 500 रुपये मासिक। फिर क्या था? सर्वदयाल ने प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्ट्री करवा दिया। अब देखो आज के ज़माने में हम लोग के पास कंप्यूटर है, मोबाइल है,
तो एप्लीकेशन हम लोग मेल से भेज देते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना ये अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानी है। तो उस समय क्या होता था कि जैसे विज्ञापन निकला तो आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, फिर क्या करोगे कि उसको आप स्पीड पोस्ट करते थे। स्पीड पोस्ट क्या होता है, वो तो अभी भी करते हैं ना कि वो जल्दी मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा, सर्वदयाल ने अखबार में देखा कि अम्बाला के एक प्रसिद्ध रईस मतलब अमीर व्यक्ति थे हनुमंत राय। वो एक मासिक पत्रिका मतलब जो महीने में एक बार निकले। आपको मैं बता दूं कि पत्रिका होती है दैनिक पत्रिका जो रोज़ निकलती है। जैसे आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हो ना, तो न्यूज़पेपर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दैनिक या फिर मासिक या फिर वार्षिक भी होते हैं। जैसे आप देखो आपके स्कूल का जो एनुअल वाला रिपोर्ट वाला निकलता है वो क्या निकलता है, वार्षिक होता है, क्योंकि ये सब साल में एक बार निकलते हैं। तो जो साल में एक बार पत्रिका निकले वो वार्षिक, जो महीने में एक बार निकले वो मासिक, और जो हर दिन निकले वो दैनिक, ठीक है, निकालने वाले थे। तो जो रईस का नाम क्या था, ठाकुर हनुमंत राय। वो कौन सा पत्रिका निकालने वाले थे, रफ़ीक हिंद। किस तरह की पत्रिका थी, तो मासिक पत्रिका थी, मीन्स महीने में एक बार निकलने वाली थी। और उनके लिए उसको क्या चाहिए, संपादक चाहिए था। अब देखो पहले के ज़माने में एक संपादक यानी एडिटर का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि न्यूज़पेपर में किसको कहाँ लगाना है, कौन किस क्रम से जाएगा, कौन सी खबर अच्छी है, किसे डालना है किसे नहीं डालना है, ये सारा कार्यभार एक संपादक का ही होता था। आज हम लोग देखते हैं कि कोई एक काम हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस ज़माने में संपादक का काम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जिम्मेदारी वाली होती थी, ठीक है। उच्च श्रेणी का शिक्षित उनको कैसा व्यक्ति चाहिए था, जो उच्च श्रेणी का शिक्षित हो, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, नवयुवक हो, उसे यंग व्यक्ति चाहिए था, उसे लिखने में अच्छा अभ्यास भी होना चाहिए, ठीक है। और वेतन कितना था, 500 रुपये। अब ये मत बोला कि मैं 500 रुपये तो बहुत कम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो कहानी है वो आज़ादी के पहले की है। आज़ादी के पहले आप सोचो कितने साल पहले की होगी, तो फिर उस समय 500 रुपया बहुत ज़्यादा मायने रखता था। फिर क्या था, सर्वदयाल ने प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्ट्री करवा दिया। उन्होंने क्या किया कि मतलब प्रार्थना पत्र निकाला, मतलब एप्लीकेशन निकाला और फिर रजिस्ट्री क्या किया, करवा दिया। कई दिन इंतज़ार करने के बाद डाकिया आया। सर्वदयाल लपके दरवाजे पे गए और चिट्ठी देखकर उछल पड़े। लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। अब देखो, तो जब उन्होंने अपना एप्लीकेशन भेजा था तो बोलते ना, आप भी मान लो आपने एग्ज़ाम का रिजल्ट देते हो तो सोचते हो ना कि अब हमारी रिपोर्ट कार्ड आएगी, अब हमारी मन में लगता है ना कि आपने जो लिखा है कैसा लिखा है। इसी तरह सर्वदयाल ने भी जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा संपादक वाला, तो डेली इंतज़ार करते थे कि आज उसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा, आज उसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा। लास्टली एक दिन आया, ठीक है, जिसमें लिखा था कि स्वीकार है, आ जाओ। मतलब उनको नौकरी मिल गई थी। हनुमंत राय ने उनका एप्लीकेशन क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। वे शाम की गाड़ी में बैठे तो मन में बहुत खुश थे, सोचते थे यह मेरा सौभाग्य है जो ऐसा अवसर मिला। देर तक इसी धुन और आनंद में मगन रहने के बाद पता ही नहीं चला कि कितने बजे उन्हें नींद आई, और परंतु उन्हें क्या हुआ, कितने बजे उन्हें नींद आई, परंतु आँखें खुली तो गाड़ी अम्बाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। सर्वदयाल बैग लिए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी पर सवार हुए। अब देखो, जब वो एक गाड़ी पे, शाम की गाड़ी पे बैठे तो मन ही मन बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि मेरा सौभाग्य है कि उन्हें ऐसा अवसर मिला था, है ना। क्योंकि क्या है कि बहुत इंतज़ार के बाद उन्हें नौकरी मिल रही थी ना, तो बहुत खुश थे। आपको पता है बेटा, मान लो आप किसी चीज़ का इंतज़ार करो, चाहे किसी के आने का इंतज़ार करो, चाहे कहीं जाने का इंतज़ार करो, आप जब वो काम हो जाए तो उतना मज़ा नहीं आता जितना आपने जो इंतज़ार किया था ना उसमें मज़ा होता है ना। तो उनकी आंखें कब लग गई ना, उन्हें पता ही नहीं चला, है ना। कितने बजे नींद आई, कब उनकी आंखें खुली, जब गाड़ी अम्बाला स्टेशन पे पहुंच चुकी, जब उनकी आंखें खुली तो अम्बाला स्टेशन पर उनकी गाड़ी पहुंच चुकी थी। सर्वदयाल बैग लिए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी पर सवार हुए। अब क्या हुआ
कि सर्वदयाल क्या किए, अपना बैग लिए और स्टेशन से नीचे उतरे। फिर क्या हुआ कि एक गाड़ी पर सवार हुए। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के सामने जाकर रुक गई। जब उनकी गाड़ी चली तो कहाँ जाकर रुकी? एक आलीशान मतलब एक भव्य बहुत बड़ा सुंदर कोठी मतलब घर के सामने रुकी। ठाकुर हनुमंत सिंह नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और आदर से सर्वदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए? कहिए, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब जब उनका गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा, मतलब ठाकुर हनुमंत राय के घर के सामने रुक गई, तो जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि हनुमंत राय उनसे क्या कर रहे थे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और आदर से हाथ मिला के क्या बोले कि आप आ गए। और नॉर्मली जो क्वेश्चन हम लोग क्या पूछते हैं, कोई कहीं से आए तो क्या आपको रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई? यही प्रश्न किसने? सर्वदयाल ने हनुमंत राय से भी पूछा। क्या? तो बेटा अभी देखो एक पूरा पेज मैंने कवर किया है, इसमें से जो कि एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो क्या है। जैसे सबसे पहले मैं पूछूंगी कि पंडित सर्वदयाल के पिता का क्या नाम था, तो आप बोलोगे पंडित शंकरदत्त। फिर मैं पूछूंगी कि पंडित सर्वदयाल को कहाँ की नौकरी मिली थी, तो आप बोलोगे अम्बाला की नौकरी मिली थी या अम्बाला में नौकरी मिली थी। फिर मैं पूछूंगी कि मासिक रफ़ीक हिंद जो पत्रिका था वो कौन निकालने वाले थे, तो आप बोलोगे मासिक पत्रिका अम्बाला के प्रसिद्ध रईस डॉक्टर ठाकुर हनुमंत राय निकालने वाले थे। फिर मैं पूछूंगी कि रफ़ीक हिंद किस प्रकार की पत्रिका थी, तो आप बोलोगे रफ़ीक हिंद मासिक पत्रिका थी। ठीक है। फिर मैं बोलूँगी कि पंडित सर्वदयाल ने किस पद के लिए फॉर्म भरा था, तो आप बोलोगे एक संपादक की आवश्यकता थी, संपादक पद के लिए उन्होंने फॉर्म भरा था। फिर मैं पूछूंगी कि ठाकुर हनुमंत राय किस उम्र के व्यक्ति थे, तो आप बोलोगे वो एक नवयुवक थे। ठीक है, हो गया। इतना क्वेश्चन एक से पेज से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जब आप कोई बुक रीड करो तो ये मत सोचो कि बाद वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं लास्ट में कहानी के जो अंत में दिया है वो लिखना है। हाँ, आपको ये सोचना है कि मैंने पूरी बुक पढ़ी और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए मैं कर लूँगी, ऐसा आपको निश्चिंत होकर रहना है। ठीक है, सिर्फ बाद वाली जो क्वेश्चन आंसर हो वही पढ़ कर नहीं रहना है। इससे क्या होता है कि मान लो कभी बाहर से क्वेश्चन पेपर आए तो अगर मान लो बीच से आए तो आप नहीं कर पाओगे, आप तो उसी के भरोसे रह जाओगे। इसलिए आपको मेंटली ऐसा प्रिपेयर होना है कि अगर मैम कोई चैप्टर पढ़ा रही हैं तो उससे जो भी प्रश्न आए, जो भी क्वेश्चन आए, आप क्या करोगे, कर लोगे। आपको हमेशा ऐसा ही सोचना है। क्या बेटा? चलो अभी हम लोग दूसरे पेज पर चलते हैं। सर्वदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं। वे बात का रुख बदलते हुए बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? अब जब हनुमंत राय ने पूछा कि आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं, सब कुछ ठीक है, तो सर्वदयाल का दिल धड़क गया। बोले नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो अच्छे से पहुंच गया। और फिर वे बात बदलते हुए कहे कि अच्छा पत्रिका कब से निकलेगी? ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न पत्र तो मुझे आपसे करना चाहिए, है ना। तो हनुमंत राय ने क्या उत्तर दिया, ये प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि संपादक कौन थे? संपादक थे सर्वदयाल, तो उनको ही तय करना था कि पत्रिका कब से निकलना शुरू होगी। उस दिन 15 मार्च थी। सर्वदयाल कुछ सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाएगा। उस दिन कौन सा तारीख था बच्चों? 15 मार्च। सर्वदयाल ने क्या बोला कि 1 अप्रैल को पहली पत्रिका निकल जाएगी। मीन्स कितने दिन में निकाल लेंगे वो? सिर्फ 15 दिनों में एक पत्रिका वो निकाल लेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा। अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिएगा। वैसे यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 पत्र आए, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरा था और यह वह गुण है जो जिसके सामने सभी कुछ को मैं बेकार समझता हूँ। ठीक है। उसके बाद हनुमंत राय ने उनसे बोला कि क्या आप इतने समय में लेख मिल जाएंगे आपको, आप निकाल लोगे, आप इसका विचार कर लीजिएगा। फिर उन्होंने पंडित सर्वदयाल को बताया कि
आपने जो आपको जिस पद के लिए मैंने रखा है उस विज्ञापन, मतलब जब हम लोग किसी चीज़ का एडवर्टाइज निकालते हैं तो उसको विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्या कहते हैं उसको विज्ञापन कहते हैं। कब कहते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ का एडवर्टाइज निकालते हैं। विज्ञापन का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ का एडवर्टाइज निकालते हो तो उसे विज्ञापन कहते हैं। अभी आप देखो, जब आप टीवी देखते होगे तो बोलते हैं ना कि अभी एडवर्टाइज आ गया। कितना एडवर्टाइज देते हैं, इसी को विज्ञापन कहते हैं। अगर हिंदी में कहोगे तो विज्ञापन कहते हैं। तो वो टीवी में कर रहे हैं, और आपने एक न्यूज़पेपर जब देखते होगे तो उसमें भी बहुत सारे लोग अपना एडवर्टाइज करते हैं ना कि आज देखो इस पर सेल आने वाली है, या फिर अपने अपने दुकान का जो बारे में जो बताते हैं उसको ही क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा विज्ञापन का मतलब। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि आपको जिस पद के लिए मैंने रखा है उसके विज्ञापन के उत्तर में 2000 पत्र आए थे। मतलब 2000 लोगों ने आवेदन दिया था कि वो भी संपादक बनेंगे, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरा था। उन्होंने बताया, सर्वदयाल को बताया, क्योंकि कि आप सच्चे हो, आपके पत्र में बहुत ज़्यादा सच्चाई थी, और ये सच्चाई वो गुण है जिसके सामने मैं किसी भी गुण को बेकार समझता हूँ, इसलिए मैंने आपका सिलेक्शन किया, मतलब आपको इस पद के लिए चुना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। इतना तक समझ में आ गया? चलो, इस तरह दिन बीतते गए, और जब अप्रैल की पहली तारीख को रफ़ीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया, और पंडित सर्वदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी। रफ़ीक हिंद के पहले अंक ने उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला बिठाया। अब देखो इस तरह क्या हुआ, दिन बीतते गए, और अब अप्रैल की जो पहली तारीख है उस दिन रफ़ीक हिंद का पहला अंक निकला। याद है ना, सर्वदयाल ने कहा था कि अप्रैल की पहली तारीख को रफ़ीक हिंद की पहली पत्रिका निकल जाएगी। 15 दिन बीत गए, अप्रैल की पहली तारीख को रफ़ीक हिंद का पहला पत्रिका निकल गया। तो पढ़े लिखों में क्या हो गया? एक शोर मच गया। पंडित सर्वदयाल की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी, क्योंकि रफ़ीक हिंद ने उनको पहले प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला दिया। देखो, मान लो आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें योग्यता तो होती है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तो अगर उनको थोड़ा भी मौका मिले तो उनको अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल जाता है। ये भी यही हुआ सर्वदयाल के साथ। पंडित सर्वदयाल में योग्यता तो बहुत थी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, और पंडित ठाकुर हनुमंत राय ने उनको वो मौका दिया। तो जब 1 अप्रैल को रफ़ीक हिंद की पहली पत्रिका निकली तो वो प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में आ गए। वो प्रथम श्रेणी के संपादक कहलाने लगे। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस तरह 1 वर्ष बीत गए। सर्वदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लग रहा था, पर ऐसा ज़्यादा दिन न ठहर सका। सपोज आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन हमेशा अच्छी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा लाइफ, मनुष्य का जो लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, उतार चढ़ाव हैं, सुख दुख हैं, गम है, खुशी है। हमेशा हमारी लाइफ एक सी नहीं रहती है, और जिस किसी को भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी लाइफ में दिया है उसको वो अपॉर्चुनिटी का सामना करना ही पड़ता है ना। बस ज़रूरत इस बात की है कि अगर हमारे लाइफ में कुछ मुसीबत आए या उतार चढ़ाव आए तो हमें घबराना नहीं है, उसका खुशी से हंसते हंसते क्या करना है? सामना करना है। तो पंडित सर्वदयाल की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि उनकी लाइफ ज़्यादा दिन तक ऐसी नहीं चल पाई। ठीक है, क्या हुआ ऐसा उनके लाइफ में, क्या हुआ उनके साथ, चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं। अम्बाला की म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य चुनना था, तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष की ओर से सदस्यता के लिए खड़े हुए, और उनके मुकाबले में खड़े हुए लाला हशमत राय, जो हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लोगों की सेवा के लिए हर पल तैयार रहते थे। अब देखो तुरंत ही क्या हुआ कि अम्बाला में म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य चुनना था। ठीक है, ठाकुर हनुमंत राय सिंह को भी क्या हुआ, एक पक्ष से सदस्यता के लिए खड़े हुए। मतलब जिस तरह जैसे इलेक्शन होता है तो बहुत लोग खड़े होते हैं ना, इसी तरह जब अम्बाला में म्यूनिसिपैलिटी मतलब सरकारी कोई निकला था, सरकारी सदस्य चुनना था, तो उसमें एक तरफ खड़े हुए ठाकुर हनुमंत राय
और दूसरी तरफ लाला हसमत राय। ठाकुर हनुमंत राय जिसके पत्रिका में पंडित सर्वदयाल काम करते थे, और दूसरी तरफ खड़े थे लाला हसमत राय जो कि हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। वो क्या करते थे, उनको तो वेतन बहुत कम मिलता था, कपड़े भी एकदम साधारण पहनते थे, लेकिन लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कौन? लाला हसमत राय। लाला हसमत राय कौन थे? हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। के ठाकुर हनुमंत राय सिंह के वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने, लेख लिखने और प्रस्ताव पास कर देने तक ही सीमित थी। इससे परे जाना वे जरूरी नहीं समझते थे। यह बात पंडित सर्वदयाल को अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि इस पद के लिए लाला हसमत राय ही सही हैं। अब देखो क्या हुआ कि ठाकुर हनुमंत राय के क्या था, वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान क्या हुआ, वो भाषण दे सकते थे, लेख लिख सकते थे, ठीक है, और कोई प्रस्ताव भी पारित कर देते थे, लेकिन बस वो यहाँ तक ही सीमित थे। इससे ज़्यादा परे जाना उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब उससे परे जाना कि किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्पर तैयार हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा उनमें योग्यता नहीं था। और ये बात पंडित सर्वदयाल को अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि लाला हसमत राय ही इस पद के लिए क्या हैं, सही उम्मीदवार हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि लाला हसमत राय को ही वो वोट देंगे, ठीक है। रविवार का दिन था। पंडित सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। पंडित जी मंच पर आए और बोले, मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें, किंतु इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो कुछ करे सोच समझ कर करे। इस वोट का अधिकारी वही मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति के प्रति क्या हो, सहानुभूति हो, जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में दिन रात मगन रहता हो। अब देखो पंडित रविवार, आपको पता ना कि कोई रविवार को अधिकतर क्या होता है कि कोई लोग आते हैं, भाषण देते हैं, तो पंडित सर्वदयाल का भाषण होने वाला था रविवार को। आप क्योंकि पंडित सर्वदयाल बहुत विख्यात थे, प्रसिद्ध थे, तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे उनका भाषण सुनने के लिए। पंडित जी मंच पे आए और उन्होंने अब साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा कि आप इसको वोट दीजिए, आप उसको वोट दीजिए, लेकिन आपसे इतना ही कहूँगा कि जो भी कुछ कीजिए सोच समझ के कीजिए और अपना वोट उसी को दीजिए जो आपकी सेवा करते रहे, जो इस पद का सच्चा अधिकारी हो, है ना, और जिसके हृदय में देश और जाति के प्रति क्या हो, सहानुभूति हो, और साथ ही वो मिडिल क्लास फैमिली का हो, छोटे लोगों में घूमता हो, उसको सब कुछ पता हो उन लोगों का मुसीबत, है ना, और मानव को ऊंचा उठाने में दिन रात मग्न रहता हो। समझो कि इनडायरेक्टली उन्होंने लाला हसमत राय का ही नाम लिया था, क्योंकि ये सारे गुण किसमें थे, लाला हसमत राय में थे, ठाकुर हनुमंत राय में नहीं था, ठीक है। ठाकुर हनुमंत राय सिंह को यकीन था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु भाषण सुनकर उनके तन में आग लग गई। कुछ देर बाद पंडित सर्वदयाल बुलाए गए। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो? अब देखो ठाकुर हनुमंत राय को तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरी पत्रिका में काम कर रहे हैं तो मेरे खिलाफ तो जाएंगे ही नहीं, मेरे ही पक्ष में बोलेंगे, लेकिन पंडित सर्वदयाल ने लाला हसमत राय के पक्ष में बोल दिया। बस उनके तन मन में आग लग गई। अब ये मत बोलना कि आग लग गई मतलब उन्होंने माचिस जला लिया, हाँ, मन से चिढ़ गया। मन में आग लगना मतलब किसी पे अंदर से क्रोध हो जाना, ठीक है। तो क्या हुआ कि क्यों पंडित जी, उन्होंने बोला क्यों पंडित जी सर्वदयाल से कि मैंने क्या अपराध किया था जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो? तो पंडित सर्वदयाल बोले, ठाकुर साहब मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है, यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर साहब क्रोध में बोले। पंडित सर्वदयाल ने सिर उठाकर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी, उस हसमत राय के लिए? ऐसा बोला। अब देखो क्योंकि ठाकुर हसमत राय थे वो तो बहुत चिढ़ गए उनके ऊपर कि उन्होंने उनके पक्ष में वोट नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे ये सब उस लाला हसमत राय के लिए कर रहे हो? हाँ, सब कुछ आपका सब कुछ छीन जाएगा, आपकी नौकरी प्रतिष्ठा सब कुछ। तो पंडित सर्वदयाल ने कहा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा, ठाकुर हनुमंत राय ने कहा
क्या उस हसमत राय के लिए? तो उन्होंने कहा कि क्या हाँ सच्चाई के लिए। क्या कहा उन्होंने? हाँ सच्चाई के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। फिर अगले क्लास में क्या करेंगे, क्योंकि अभी मैं क्या है कि ज़्यादा फिर बढ़ाऊँगी तो आपको एक साथ दिमाग में नहीं आएगा। तो अभी क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। फिर आगे लेक्चर में हम लोग इसका पूरा बचा हुआ पार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, चलो अभी हम लोग रखते हैं। जब जितना मैंने पढ़ा है उतना थोड़ा ध्यान रखना, फिर हम लोग इस आगे के लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, चलो अभी टेक केयर, बाय बाय।